तो हाँ जी फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम पढ़ रहे थे हिंदी में कवि परिचय। उत्तराखंड चयन आयोग ने जो भी कवि या कवियत्री दिए हैं किस सिलेबस में हम इनको पूछेंगे, हम उन सभी को करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक दो लेखक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम सभी लेखकों को कवि परिचय को कंप्लीट और बहुत अच्छे तरीके से हर एक फैक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखाएंगे, आपको समझाएंगे। साथ ही आपको इनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे, जिससे आपके दिमाग में उस कवि या कवियत्री का चित्र बन सके और आप उस चित्र के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों को याद कर पाओ। नहीं तो ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, रटनी पड़ती है चीज़ें, कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध वगैरह। बट अगर हम समझ के या उस लेखक को सेंटर में रख के उसकी ज़िंदगी से, लाइफ स्टाइल से कुछ तथ्यों को पढ़ के अगर कविताओं, कहानियों, उपन्यासों को याद करेंगे तो थोड़ा आसानी बनती है। और इसी सीरीज़ में हमने कुछ लेखक पढ़ लिए हैं जो आपने देख लिए होंगे। तो शुरू करते हैं आज की नई क्लास और नए लेखक के बारे में। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे, आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी को। तो आज की हेडिंग डाल दीजिएगा आप, महादेवी वर्मा। ठीक है, आज की हेडिंग हमारी होगी और वो होगी महादेवी वर्मा के बारे में। मैंने हमेशा से बोला है आपको कि हम जो भी लेखक पढ़ेंगे, मैं लेखक के बारे में या कवियत्री या लेखिका के बारे में आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ। वो फैक्ट से आपको ध्यान से वो बातें सुननी है। जो भी बातें हम पढ़ेंगे कवि परिचय में, देखो सबसे बोरिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर फिक्स है यहाँ से। बोरिंग है, आपने आज तक भी पढ़ा होगा, बस आपने इमला सुनी होगी या इमला लिखा होगा ऑफलाइन क्लासेस में, यूट्यूब में भी बोर्ड पे सारे टीचरों ने लिखा रहता है, उसको पढ़ते हैं, आपने लिखा होगा, आपने पढ़ा है, नोट्स आपके पास पहले से भी है। बट मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी टीचर से जहाँ भी जैसे भी पढ़ते हैं, आप टीचर की बातों को सुनिएगा बड़े घोर से, गुरु की बातों का। कई चीज़ें सुन के हमें याद हो जाती है, जो चीज़ हमें पढ़कर या रट्टा मार के याद नहीं होती। इसलिए आप इन बातों को जरूर समझें, इन बातों को जरूर सुनें कि जो हम लिखने वाले हैं, हम आपको कुछ चीज़ें सुनाएंगे और आपको चीज़ें ध्यान से सुननी है। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं सॉरी, महादेवी वर्मा के बारे में। और पहला फैक्ट महादेवी वर्मा के बारे में ये है, 26 मार्च 1907 फारुखाबाद। 26 मार्च 1907 फारुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। हमारा अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपको जो भी कवि दिए हैं, कुछ कवि उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं एंड कुछ बंगाल के हैं, बाकी उत्तराखंड के कवि हैं। तो क्या पता किसी दिन एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा, निम्न में से किस कवि का संबंध बंगाल से, किस कवि का संबंध उत्तर प्रदेश से और किस कवि का संबंध मध्य प्रदेश से। ऐसे प्रश्न भी कभी बन सकते हैं, एग्जामिनर को कुछ भरोसा नहीं है। अगर आप लास्ट परिवर्तन सिपाही आबकारी का पेपर देखोगे तो उस पेपर में यह क्वेश्चन आ रखा था, आप पुराने पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, यह क्वेश्चन पुराने परिवर्तन सिपाही के एग्जाम में आ रखा है एंड 30 को फिर परिवर्तन सिपाही का पेपर है, क्या पता रिपीट हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। महादेवी वर्मा के बारे में कहा जाता है बचपन से ही लिखती थी। सुनिएगा बात को 2-3 मिनट, और अपने दिमाग में कान खोल के सुनेंगे, इमेज बनाएंगे, बाकी सारी चीजें बोर्ड पे लिख दूंगा। कि 7-8 साल से ही लिखना शुरू कर दिया था और 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने 12 मास नामक एक कविता को भी लिख दिया था। बड़ी अच्छी बात है, 8 साल की उम्र में हमको कुछ नहीं आता है, हम माई सेल्फ ही याद करते रह गए थे स्कूल में, और ये 8 साल की उम्र में कविता लिख गई थी 12 मास। बचपन में ही माता पिता ने शादी करवा दी थी, बट कभी भी इन्होंने अपनी शादी को स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। ये घर से बाहर हॉस्टल पढ़ने चले गई थी, पढ़ाई के बाद इनको ससुराल जाना था बट ये गई नहीं। कहते हैं कि इन्होंने अपने पति को ये तक भी बोला था कि आप दूसरी शादी कर लीजिएगा, मैं सन्यासिनी ही बन के रहूंगी। और आप महादेवी वर्मा की फोटोज वगैरह भी देखोगे तो आपने हमेशा एक सन्यासिनी के जैसे व्हाइट कपड़ों में महादेवी वर्मा को देखा होगा, व्हाइट कलर की साड़ी पहन के रहती थी। बट इनके पति उस जमाने में भी लॉयल थे कि घर वालों ने बचपन में ही शादी करा दी थी। वो जब जवान या युवा अवस्था में भी गए, उन्होंने महादेवी वर्मा को ही अपनी पत्नी माना और दूसरी शादी नहीं करी। जबकि महादेवी वर्मा ने उनको पति नहीं माना कि यार नहीं, मैं इस व्यावहारिक जीवन नहीं जीना चाहती, शादी के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, मैं ऐसी सन्यासिनी का जीवन जीऊंगी। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा का जीवन रहा है। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में इनकी एक फ्रेंड बन गई थी, एक दोस्त बन गई थी, जो हम सब लोगों ने प्राइमरी स्कूल में कविता पढ़ी थी, बुंदेलो हर बोलो की सुनी हमने कहानी थी, वो लड़ी खूब लड़ी मर्दानी की, वो झांसी वाली रानी थी।
ऐसे एक लंबी पोयम हुआ करती थी हमारे पास, और वो पोयम लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी क्लासमेट थी महादेवी वर्मा की, साथ साथ इन्होंने एक कॉलेज में पढ़ाई करी थी। उनके साथ मिलकर इन्होंने पहली बार महिला कवियत्री सम्मेलन भी करवाए थे। जैसे स्टैंड अप कॉमेडी होते पुरुषों के होते थे कवि सम्मेलन, महिलाओं के नहीं होते थे, उन्होंने करवाए। जैसे पुरुषों के आईपीएल होते थे, अब महिलाओं के भी होने लग गए। तो महादेवी वर्मा की बहुत सारी अचीवमेंट। अभी तक तुमने बहुत सारे लेखक देखोगे जिनको पद्म भूषण पद्मश्री मिला है। महादेवी वर्मा को इंडिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण भी मिला है। बताओ कितना इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विनर है, कितना इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण अवार्ड विनर है, विभूषण भी मिला है, ज्ञानपीठ भी मिला है। साहित्य अकादमी की चेयरपर्सन रही थी, फर्स्ट महिला। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत किया था। तो बहुत सारी अचीवमेंट इनकी है, और इन्हीं अचीवमेंट से हमारे पास प्रश्न बनेंगे। तो हम उन सारी अचीवमेंट को लिखेंगे लाइन वाइज लाइन, एंड दैट लास्ट में हम उनकी रचनाएं तो लिख ही लेंगे। ठीक है, तो महादेवी वर्मा के बारे में एक पॉइंट पता चला हमें, जन्म कब हुआ था, आपके सामने बोर्ड पे लिखा। हम जब भी जन्म लिखते हैं तो उसके बाद हम आपको जरूर पढ़ाते हैं निक नेम। तो महादेवी वर्मा का निक नेम कुछ खास नहीं है, मगर ये एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे नहीं है मतलब। तो इनको बोला जाता था आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा इन्हें कहा जाता था। और इनका एक और निकनेम आता है, इनको बोला जाता मंदिर की सरस्वती। तो प्रश्न बनेगा निम्न में से मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है। तो मंदिर की सरस्वती भी महादेवी जी को कहा जाता था। और महादेवी वर्मा जी को मंदिर की जो सरस्वती कहा, किसने कहा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो निराला जी ने कहा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही महादेवी वर्मा जी को मंदिर की सरस्वती नाम दिया था। जैसे मीराबाई थी, मीराबाई भी हमारे सिलेबस में, अभी हम देखेंगे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, ये भी हमारे सिलेबस में। तो मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, ऐसी ये भी थी। तो इनको आधुनिक युग की मीरा कह दिया जाता है महादेवी वर्मा को। अब मंदिर की सरस्वती भी महादेवी वर्मा को कहते हैं, बट मंदिर की सरस्वती किसने कहा था, तो आप बोलोगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा था। ऐसा पॉइंट भी कई बार आ जाता है, तो आपको याद करने हैं, क्योंकि निराला जी भी हमारे सिलेबस में। अगला पॉइंट, आपको पता है इनकी शादी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो यहां पे लिख सकते हैं इनके पति का नाम नारायण स्वरूप वर्मा। नारायण स्वरूप वर्मा करके आप यहां पे एक नाम याद कर सकते हैं। क्या पता इनका पति पूछ लिया जाए। आपको पता है उत्तराखंड के यूके ट्रिपल कुछ भी पूछ लेता है। ये तो हिंदी है खैर, मगर उत्तराखंड में उन्होंने श्रीदेव सुमन जी की वाइफ का नाम भी पूछा था। एक बार पेपर में आया था श्रीदेव सुमन जी की वाइफ का नाम, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, और आप कमेंट करके बताएंगे श्रीदेव सुमन जी की वाइफ का नाम क्या। मैं आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ प्रश्न देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ आपको कमेंट करने के लिए। कुछ बच्चे करते हैं, अच्छी बात है, जिनको आता होगा। जिनको नहीं आता आप सर्च मार के याद कर लीजिएगा, जरूर ये पेपर में आया प्रश्न है और मैंने पढ़ा भी रखा। ठीक है, अब महादेवी वर्मा के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम नोट करके लिख देंगे एक पॉइंट। और नोट करके एक पॉइंट क्या लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी ने मात्र 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में एक कविता लिख दी थी, और उसका नाम था 12 मास। तो देखो कितनी बड़ी विद्वान और कितनी बड़ी यूनिक रही होगी वो। 8 साल की उम्र में हमें कुछ भी नहीं आता है, या आजकल के बच्चों को 8 साल की उम्र में क्या आता है। इन्होंने 8 साल की उम्र में लिखावटी शुरू कर दी थी, लेखन कार्य शुरू कर दिया था, और 8 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने लिखना शुरू किया था। एक कविता जो उन्होंने लिखी थी, इसका नाम था 12 मास। तो यहां से कुछ पॉइंट आपके पास एग्जाम में बन सकते हैं, आपको वो पॉइंट याद करना है। आगे हम बढ़ेंगे। अब महादेवी वर्मा की उपलब्धियां, अचीवमेंट हम पढ़ने वाले हैं। महादेवी वर्मा की अचीवमेंट या उपलब्धियां क्या है, रचनाएं तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। इन उपलब्धियां, इन अचीवमेंट को हम शुरू करते हैं। पहली डेट लिखेंगे 1923। महादेवी वर्मा लगभग अभी 16-17 साल की होगी। 1907 में तो जन्म हो रहा है, ये 1923 की बात है। और उन्होंने लिखावट का काम शुरू कर दिया था, और एक पत्रिका का संपादक का काम करते थे जिसका नाम था चांद। बहुत सारे बच्चे किताब, कविताएं, कहानियां, उपन्यास तो याद कर लेते हैं, मगर सपोज दैट
प्रश्न आ गया, निम्न में से चांद नामक पत्रिका का संपादक किसके द्वारा किया गया था? निराला जी द्वारा, मनु भंडारी द्वारा, महादेवी वर्मा द्वारा, राजेश जोशी द्वारा। ऐसा प्रश्न बने तो ध्यान रखेंगे 1923 में चर्चाओं में आती है महादेवी वर्मा, और 1923 में ये चांद नामक पत्रिका का संपादक करते हैं। चांद नामक पत्रिका का संपादक करते हैं, पत्रिका का संपादन। तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्न भी आएंगे, चांद नामक पत्रिका किसकी है भाई? याद कर लेना, चांद, हम लड़कियों को बोलते हैं चांद सा रोशन चेहरा, तो महादेवी वर्मा भी एक महिला लेखिका है। हमारे हिंदी के सिलेबस में महिला लेखिका कमी दे रखी है। महादेवी वर्मा होगी, मीराबाई होगी, मनु भंडारी होगी, शायद से और मुश्किल है कोई, और शिवानी है। तो 4 ही महिला लेखिका है। तो अगर आपको तुक्का भी लगाना होगा, चांद नामक पत्रिका आएगा तो महिला लेखिका पे लगाना। किस पे लगाना तुक्का भी? अगर ना भी आता है तो महादेवी वर्मा की एक पत्रिका थी। 1923 के बाद अगली डेट हम बोर्ड पे लिखेंगे, वो लिखेंगे 1936 1937। मेरे भाइयों 1936 1937 में सर ऐसा क्या पॉइंट हुआ जिसको हम पढ़ने वाले हैं? इन्होंने उत्तराखंड, हम तो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड को जूम करेंगे तो नैनीताल, और नैनीताल को भी जूम करेंगे तो एक जगह आती है जिस जगह का नाम है रामगढ़। इन्होंने रामगढ़ में अपने लिए एक बंगला बनाया था रहने के लिए, पति के साथ तो रहती नहीं थी। जब इन्होंने बंगला बना अपने रहने के लिए, और अपने घर या अपने बंगले का उन्होंने एक नाम रखा था, और वो नाम रखा था मीरा कुटी। आधुनिक युग की मीरा भी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी में नहीं उत्तराखंड में भी पूछा जा सकता है उत्तराखंड में मीरा कुटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में मीरा कुटी कहाँ होगा? नैनीताल के रामगढ़ नामक जगह पे। और अब तो इनकी डेथ हो गई है। अब उत्तराखंड सरकार इनसे बड़े बड़े लोगों की संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। और वर्तमान में सरकार ने जो ये मीरा कुटी था इसको क्या बना रखा? संग्रहालय बना दिया। और अगर क्वेश्चन आएगा महादेवी वर्मा का संग्रहालय कहाँ है, प्रश्न बनेगा महादेवी वर्मा का संग्रहालय कहाँ है, तो महादेवी वर्मा का संग्रहालय कहाँ होगा? जो इनका घर था यही होगा रामगढ़ में। जैसे जिम कॉर्बेट कहाँ रहते थे? जिम कॉर्बेट काला ढूंगी में रहते थे, उनका घर था, मैंने ब्लॉग भी बनाया था उस पर। तो काला ढूंगी में जो उनका घर था वहां उनकी फोटोज, उनकी यादें, उनकी मेमोरीज रखी गई है, तो उसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट का संग्रहालय। सुमिता नंदन पंत का घर कहाँ था? कौसानी में। मैंने बताया था मार्केट से 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो वहाँ पे उनका घर आता है, मैंने उसका भी ब्लॉग बनाया था। वहाँ पे उनकी मेमोरीज, किताबें रखी गई हैं, यादें रखी गई हैं, उनका चश्मा, उनका बेड, उनका बक्सा, उनके कुछ क्लोथ्स, उनकी चेयर्स, बस वही म्यूजियम हो गया। तो महादेवी वर्मा का संग्रहालय म्यूजियम कहाँ होगा भाई? जहाँ पे उनका घर होगा। थी तो महादेवी वर्मा कहाँ की? फारुखाबाद की, मगर रहने के लिए उन्होंने अपने लिए एक मकान बनाया था उत्तराखंड की शांत वादियों में, नैनीताल में, रामगढ़ में। अपने बंगले, अपने घर का नाम रखा था मीरा कुटी, और महादेवी वर्मा के संग्रहालय के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। लाइन टू लाइन चल रहे 23 के बाद एक डेट मैंने आपको लिखाई, वो थे 36-37। आगे बढ़ते हैं हम, और हम आज़ादी के बाद बढ़ते हैं 1952। मेरे भाइयों 1952 में क्या हुआ था, ये पॉइंट भी मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। और 1952 में एक और चीज हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत हुई थी महादेवी वर्मा। याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, देखो विधानसभा अलग होती है, विधान परिषद की सदस्य मनोनीत, निर्वाचित नहीं हुई थी, चुनाव नहीं लड़ा, मनोनीत हुई थी। हमारे उत्तराखंड में तो विधान परिषद है नहीं, हमारे यहाँ तो ओनली ऑन विधानसभा है, मगर यूपी के पास विधान परिषद भी है। जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है, तो राज्य में विधानसभा विधान परिषद होता है, मगर जरूरी नहीं कि हर एक राज्य में विधान परिषद हो। हमारे उत्तराखंड में तो विधान परिषद है नहीं, बट यूपी में विधान परिषद है। तो विधान परिषद की सदस्य मनोनीत किया गया था इन्हें। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, 4 लेखक दे देगा आपको हिंदी में ही, जीके का प्रश्न बन जाएगा कि निम्न में से किसको उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था, तो आप क्या बोलोगे? महादेवी वर्मा जी को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1952 में बनाया गया था। आजादी के बाद ही बनाएंगे, अब कौन सी बात है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। 1952 के बाद आगे हम बढ़ेंगे और अगली डेट लिखेंगे 1956। 1956 में महादेवी वर्मा को पद्म भूषण मिला था।
वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पद्मश्री और पद्म भूषण लगभग लगभग बहुत लोगों को मिल जाता है हर साल। 5-7 लोगों को पद्म भूषण और पद्मश्री तो 40-50 लोगों को मिल जाता है। तो पद्मश्री बहुत कम, रेयर चांस है कि पूछे जाते भाई। बट कोई करंट अफेयर में रहता है, कोई चर्चाओं में रहता है, कुछ फेमस पर्सनालिटी है या उससे रिगार्डिंग आजकल कुछ घटना हो गई तो उनके पद्मश्री पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज पद्मश्री पद्म भूषण कम ही पूछे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ वर्मा जी को, तो भाई मुझे तो लिखाना है, बट इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक इनसे रिलेटेड कुछ खास घटना चर्चाओं में ना हो जाए, है ना, ये ध्यान रखना। 56 के बाद अगली डेट तो मैंने तुमको लिखा रखी है, लिखेंगे 1977। ये वाली डेट अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट डेट होगी, ये आपको याद करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट के साथ। 1977 में नैनीताल में तो ये रहती थी, इससे याद कर सकते हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी कहाँ है? नैनीताल में। गढ़वाल यूनिवर्सिटी कहाँ है? हमारे पौड़ी के श्रीनगर में। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने वर्मा जी को डी लिट की उपाधि दी थी। डी लिट की उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। महादेवी वर्मा को कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि कब दी थी, या पीएचडी कब करवाई थी, पीएचडी की उपाधि कब दी थी? बड़े बड़े विश्वविद्यालय कॉलेज जैसी फेमस पर्सनालिटी को डॉक्टरेट की उपाधि देते थे, जिसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डी लिट। तो महादेवी वर्मा को 1977 में भाई कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि दी थी। याद कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उत्तराखंड की तैयारी हम कर रहे हैं, उत्तराखंड का विश्वविद्यालय दे रहा है, तो हमें यादें होनी चाहिए। बाकी कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय कब बने थे? 1963 में 73 में बने थे। ये बात हम तुम्हें पहले भी पढ़ा चुके हैं जब हम उत्तराखंड पढ़ा रहे थे, ठीक है। 1977 के बाद आगे जाएंगे 1979। ये अपने आप में उनकी बड़ी अचीवमेंट है। साहित्य अकादमी बहुत सारे लोगों को मिला है, हिंदी में हर साल मिलता है। साहित्य अकादमी की सदस्य बनी थी, साहित्य अकादमी की पहली महिला, फीमेल या वुमेन, पहली महिला, हिंदी में लिख देता हूं, पहली महिला सदस्य। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज तक साहित्य अकादमी के जो जूरी मेंबर हुआ करते थे, देखो साहित्य अकादमी अवार्ड मिल रहा है हर साल, पर साहित्य अकादमी अवार्ड देंगे किसको? कोई ना कोई तो सिलेक्शन कमेटी होगी, है कि नहीं है? कोई ना कोई तो चयन करेगा कि हाँ यार ये बुक बड़ी अच्छी है, इस बुक का मोटो, इस बुक का मैसेज अच्छा है, तो कोई तो सेलेक्टर होगा। जैसे हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है आजकल, तो वर्ल्ड कप कमेटी की तो सिलेक्शन कमेटी थी, कोई तो सेलेक्टर था। अजीत अगरकर शायद उन्होंने टीम छांटी होगी कैप्टन से वार्तालाप करके कि आप कैसे टीम को खिलाना चाहते हो। तो ऐसी साहित्य अकादमी का भी कोई सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और वहां पे आज तक सारे मेंबर पुरुष होते थे, मेल होते थे। पहली बार किसी फीमेल को एज ए सेलेक्टर सेलेक्ट किया गया कि आप भी सिलेक्शन कमेटी या जूरी मेंबर का सदस्य हो, और हम किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार देंगे नहीं देंगे, इसमें आपका भी एक निर्णय रहेगा, मत रहेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला, साहित्य अकादमी की महिला सदस्य बनी। जो अवार्ड देने वाले हैं ना वो बनी, अवार्ड लेने वाली नहीं, अवार्ड देने वाली बनी। बताओ, ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट। और पहली महिला तो महादेवी वर्मा एक छोटी मोटी महिला नहीं थी, एक फेमस थी। अरे फेमस थी तभी तो पढ़ रहे हैं। हमको लोग 2 दिन बाद भूल जाते हैं, इनको हम मरने के बाद भी पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं अमर होना। कुछ ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद भी लोगों की जुबान पे रहो, लोगों के दिमाग में रहो, लोगों के दिल में रहो। अब हमें नहीं याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, हमारी जुबान पे भी है, दिल में भी है, दिमाग में भी है ही। तो हम मर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे देश दुनिया के लिए, तो कौन याद करेगा? मैं बताओ, तुम्हें वो याद नहीं कर रही जो छोड़ के चले गई, है ना? तो समझो इन बातों को। कुछ ऐसा कर जाना इस जीवन में कि मरने के बाद भी लोगों की जुबान पे रहे कि हाँ यार इंसान था तो ऐसा था। नेगेटिविटी में कुछ मत कर देना कि लोग नेगेटिविटी में याद करें। कुछ पॉजिटिव ऐसा कर जाओ कि दुनिया छोड़ के भी जाएंगे कि लोगों के आंखों में आंसू हो कि यार इंसान था तो वो था। कुछ तो ऐसा करना है भाई जीवन में, बहुत टाइम है अभी, पर करेंगे जरूर। 1979 के बाद हम आगे जाते हैं, और इनका आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आएगा आपके पास, वो अगली डेट आएगी मेरे दोस्तों 1982। ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ रखा है, और हिंदी का एक बहुत बड़ा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जी,
हिंदी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको 1982 में मिला। 4 किसी न किसी बुक के लिए मिला होगा। अब बुक का नाम है यामा। कभी यामा की एक बाइक होती थी, यस यामाहा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला मेरे दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस बुक के लिए मिला? तो उनकी बुक का नाम है यामा। यामा बुक के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला। यह प्रश्न अपने आप में बहुत एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करके रखिएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी जब मिलेगा जहां मिलेगा याद करना है। आगे बढ़ेंगे। 82 के बाद एक लास्ट डेट आप और लिखेंगे और 1988 आप लिखेंगे। मैंने कहा था पद्मश्री पद्म भूषण सबको मिला है, मगर महादेवी वर्मा इतनी सर्वश्रेष्ठ, इनको पद्म विभूषण भी मिला है। तो ध्यान रखना, पद्म विभूषण थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को नहीं मिलता भाई। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न और सेकंड नंबर का बिगेस्ट अवार्ड पद्म विभूषण, तो यार अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इंडिया का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा जो अवार्ड है सिविल में दिया जाने वाला, वो पद्म विभूषण ही है। पद्मश्री तो लगभग एको, हमको तो कुछ भी नहीं मिला है, तो पद्म अवार्ड ही मिलना बहुत बड़ी बात है। पद्मा से भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इनको पद्म विभूषण भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है, देखो। तो ये पद्म भूषण वाली डेट, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। स्टार करके पद्म भूषण वाला जो पॉइंट है उसे याद कर लीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो याद करना है। साहित्य अकादमी की पहली महिला सदस्य याद करना है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की डीलिट की उपाधि दी थी, ये याद करना है। ये 4-5 डेट है मैंने लिखाई, तो इसमें से कोई डेट ऐसी नहीं है कि तुम उसे छोड़ दो कि सर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। मैं बता रहा हूं, मैं फालतू चीजें नहीं लिखाया हूं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाया हूं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो महादेवी वर्मा के जीवन को हमने देखा, उनकी अचीवमेंट्स को हमने देखा कि वाह, वाकई में है पढ़ने लायक, वाकई में है अमर। अब एक नोट करके एक पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताया था कि नोट करके लिख लेंगे। नोट, नोट कैसे लिखते हैं? पहली बार महिला कवयित्री सम्मेलन, की शुरुआत भी इन्हीं के प्रयासों से हुई। जैसे तुमने देखा होगा हर साल गांव साइड में क्रिकेट के टूर्नामेंट चलते विंटर सीजन में। हर गांव में तुम कहीं भी रहते हो, तुम्हारे गांव साइड क्रिकेट का टूर्नामेंट जरूर होता होगा विंटर सीजन में। आजकल तो नहीं, बट विंटर सीजन में होता है ना पक्का। तुम कहीं के भी उत्तराखंड में, भारत में क्रिकेट का जुनून बड़ा है, उत्तराखंड में खासकर। अजब कि हमारा राज्य खेल फुटबॉल है, गांव में फुटबॉल कौन ही खेलता है। पुलिस के पेपर में आ रखा था पुराने वाले कांस्टेबल में, राज्य खेल क्या है? फुटबॉल, मगर हम खेलते क्या है? क्रिकेट। तो इस साल तुम्हारे गांव में पक्का महिला क्रिकेट हुआ था कि नहीं हुआ था? सच बताओ, आप कहीं के भी हो, इस बार आपके गांव में, नहीं तो पड़ोसी गांव में, नहीं तो आपके क्षेत्र में, नहीं तो आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, इस बार बहुत जगह महिला क्रिकेट टूर्नामेंट हुए थे गांव गांव में। खेलों के प्रति महिलाओं की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए बड़ा एक अच्छा था, और बड़े हिट भी हुए थे, बड़े फेमस हुए थे। बड़े बड़े ब्लॉगर निकल के आगे वहां से, लोगों ने देखे वो ब्लॉग, महिलाएं बड़ी बड़ी आंटी चाची ताई बॉडी क्रिकेट खेल रहे, बड़ा अच्छा भी लग रहा था। अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूनिटी बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ऐसी कवि सम्मेलन बस पुरुषों के होते थे, महिला का स्टेज पे जाना, कविताएं सुनाना नहीं था प्रचलन। इन्होंने शुरू किया कि नहीं, महिलाएं भी सुनाएंगे, विथ द हेल्प ऑफ सुभद्रा कुमारी चौहान। क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी कॉलेज फ्रेंड थी, और सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक बहुत फेमस कवयित्री है। वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उनको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बट सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी मित्र हुआ करती थी। कहीं पे लिख देना नोट करके। और सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता हमारे पास हुआ करती थी प्राइमरी स्कूल में, बुंदेलो हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी सी, वो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, कमेंट करके जरूर बताओगे भाई,
मुझे चीजें याद आती रहती है। एक प्रश्न तुम कमेंट करके जरूर बताओगे अगर आपको आता है, और नहीं आता तो प्लीज सर्च करो, ढूंढो, खोजो, पढ़ो और फिर कर देना कमेंट। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी अकेला एक मर्द थी, यह कथन किसका है? मैंने पढ़ा रखा 1857 का रिवॉल्ट। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी एक अकेला मर्द लड़ी थी, यह कथन किसका है? यह आपने कमेंट करके बताना, जिस बच्चे को आता है। ये मैंने पढ़ा भी रखा है, तो ध्यान रखेंगे इन बातों को, ठीक है। शायद ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा है, बट ऑफलाइन क्लासेस में तो सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, तो ऑफलाइन वालों को बता रखा, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये था महादेवी वर्मा के बारे में कुछ बातें, और पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत सारी चीजें याद भी कर ली इनके बारे में, तो इन चीजों को याद करना, ठीक है। बाकी ये लैपटॉप को पता नहीं क्या क्या हो जाता बीच बीच में। तो महादेवी वर्मा के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगे, पढ़ते पढ़ते याद हुए कि नहीं हुए? भाई मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। जब मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता हूं मैं, तो कानों को ध्यान से खोल कर सुननी है वो चीजें। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तो चीजें याद होगी, नहीं तो नहीं होगी। इन बातों को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, और अब हम किसी भी लेखक के बारे में, जब उसके जन्म वगैरह पढ़ चुके हैं, निक नेम वगैरह पढ़ चुके हैं, उसकी लाइफ में अचीवमेंट क्या थी, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हमको क्या ही लिखना होता है? अब हमें लिखना होता है उसकी रचनाएं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे उसकी रचनाएं। किसकी भाई? महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या रचना करी है, क्या क्या इनका फेमस है, क्या क्या लिखा है। रचनाओं में हम कविता से शुरू करेंगे कि क्या क्या कविता इन्होंने लिखी है। इनकी कविताओं में मुझे एक चीज कॉमन दिखता है, बड़ा आ की मात्रा। इनकी कविताओं में मुझे एक चीज दिखता है, दो कविताएं तो इनकी याद कर लेना, निहार, नीरजा, सांध्या गीत। भाई निहारो नीरजा याद नहीं किया तो कुछ याद नहीं किया। अग्नि रेखा, परिक्रमा। तो आप देख पा रहे होंगे कि महादेवी वर्मा की इन सारी चीजों में एक चीज हमें कॉमन दिख रही है, बड़ी ए की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा। एक और भी याद कर सकते, दीप शिखा, दीप शिखा, परिक्रमा, अग्नि रेखा, सांध्या गीत, नीरजा, निहार। तो महादेवी वर्मा की ये कविताएं थी। इन चीजों को आप जरूर याद कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। नीलांबरा, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण दीप शिखा, नीरजा, निहार। तो ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स है। देखो आपको पता है एक एक लेखक ने पचासों सैकड़ों कविताएं कहानियां लिखी हैं, सारा याद करना पॉसिबल नहीं है, बट 23-24 लेखक सिलेबस में हर किसी की टॉप 10-12 किताबें हम याद करेंगे तो भी वो 250 हो जाएंगे, और हमारा टारगेट वही है। नीरजा, निहार, अग्निरेखा, सांध्य गीत, परिक्रमा, दीप शिखा, नीलांबरा, इनको याद कर लेना। तो फ्लो में याद करोगे तो हो जाएगा। नीरजा, निहार, दीप शिखा, अग्निरेखा, परिक्रमा, नीलांबरा, अग्निरेखा। तो लगभग आ का साउंड इन सब में कॉमन दिख रहा है। तो हिंट या कभी तुक्का लगाने की बारी आए, थोड़ा बहुत तुमने मेरे मुंह से हल्का फुल्का सुना होगा तो इजी याद हो जाएगा, इजीली बात बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, सुनना बड़े प्रेम से, सुनना बड़े ध्यान से। अभी सुनोगे, एग्जाम में याद करोगे, ठीक है, बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट लिखेंगे, अब लिखेंगे संस्मरण। इन्होंने कहानी उपन्यास कम लिखे, इनका मुख्यतः फोकस था संस्मरण पर। संस्मरण बोले तो यादें, यादों पे फोकस था। इन्होंने यादों के ऊपर कविताएं लिखी। जैसे तुम में से कई लोग ऐसे कि जो अपने घर से पढ़ाई नहीं करते, वो अपने नाना के घर से, अपने मामा के घर से, अपने चाचा के घर से, अपने बुआ के घर से पढ़ाई करता है। होता है ना एक आधा ऐसा,
तुम्हारे गांव मोहल्ले में यार दोस्त होगा कि उसका असली गांव कहीं और ही है और उसने बचपन से अपने मामा के घर से पढ़ा है, नाना के घर से पढ़ा है, तो वो यहीं के लोगों को ज़्यादा जानता है। मगर जब बड़ा हो जाता है तो अपनी उन यादों पे एक कविता कहानी लिख दी उसने कि यार मेरा बचपन कहाँ बीता था। जैसे तुम हो, पापा की जॉब के साथ, पापा के साथ रही थी तुम्हारी फैमिली, नॉर्थ ईस्ट में तुम रहते थे, पहले पापा फौज में थे असम राइफल में, अब तुम जवानी में देहरादून शिफ्ट हो गए, तो तुम्हारी यादें जुड़ी है वहां से, तो तुमने उन यादों पे ही कुछ लिख दिया है, अपने पास्ट पे ही कुछ लिख दिया है। तो यही इनके संस्मरण है। अगर समझ रहे होंगे मेरी बातों को, यादें, पास्ट, संस्मरण, इन चीजों से सारी चीजें याद हो जाएंगी तुम्हें। देखो एक चीज लिखी इन्होंने, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। अतीत बोले तो पास्ट, पास्ट में इनके साथ क्या क्या मेमोरीज थी, चलचित्र वही। ध्यान से समझना है, सुनना है, समझना है, चीजें याद होंगी, होके रहेंगी, होना पड़ेगा, हम पढ़ाएंगे तो चीजें याद होंगी। अपने जीवन में कौन कौन से लोग साथ थे, कौन कौन से लोग मिले, जैसे कि अभी आप 20-22 साल के हो गए होंगे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लोग आए होंगे, और जो ये 19 से लेके और 25 साल की एज है ना, या 20 से लेके 25 साल की एज है ना, यही एज निर्धारित कर देती है कि फ्यूचर कैसा है तुम्हारा। यही एज वो है जब तुम एक गलत डायरेक्शन में जाते हो, और यही एक वो एज है जब तुम अपने आप को कंट्रोल करके एक सही डायरेक्शन में लेके जाते हो। और जब आप 25 की एज से बाहर निकलते हो तो फिर इंजॉय इंजॉय, लाइफ ही लाइफ है, बड़ा रास्ते खुले रहते। मगर आपने 20 से लेके 25 तक ही इंजॉय कर दिया, गलत रास्ते चुन दिए, तो 25 के बाद बड़े दुख दर्द तुम्हारी लाइफ में होंगे। आप में से भी कई बड़े भाई ऐसे होंगे मेरे, ये बड़ी बहन ऐसी होंगी जो 25-26 के बाद आंखें खुली की तैयारी करनी है, जॉब करनी है। तुमने 25-26 तक बिल्कुल मजे किए होंगे, ऐश और आराम वाली जिंदगी जी होगी। अब तुम्हें लग रहा है कि नई पढ़ाई करनी चाहिए थी, अब मेहनत कर रहे हो। और कई ऐसे होंगे जो 20-22-23 साल में सेटल हो जाते, उसी टाइम मेहनत कर लेते, और देखना जब 25-26 को होंगे वो चिल रहते। जब हम 25-26 में भी घर वालों से पैसा मांग के कर रहे हैं, और जो 20 से 25 तक मेहनत कर लेते हैं, वो 25 साल में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये वो लाइफ है ना, जो बहुत सारे टेम्परेरी लोग आपकी लाइफ में आएंगे। आप अपने जीवन को देखो, अगर आप 20-22-23 साल के होंगे, अभी तक आपको बहुत सारे टेम्परेरी लोग मिल चुके होंगे। आप मेले में गए थे, वहां कोई मिला था, 2-4 दिन बात हुई, खत्म। आप शादी में गए, वहां कोई मिला था, 2-4 दिन बात हुई, खत्म। आपने इंस्टाग्राम चलाया, कोई मिला, 2-4 दिन बात हुई, खत्म। आपने फेसबुक चलाया, 2-4 दिन कोई बात हुई, बात खत्म। ये वो दौर है जब टेम्परेरी लोग बहुत लाइफ में आते हैं, और ये टेम्परेरी लोग लाइफ में आके लाइफ को डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। कोई परमानेंट आए तो बात है, हम सीखने को मिले। ये लाइफ बच के रहना, जिसने ये लाइफ को कंट्रोल करके जी लिया ना, वो लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये भी गारंटी है। तो इनकी लाइफ में जो जो आए थे, उनकी यादों पे भी उन्होंने एक बुक लिख दी। इनकी लाइफ में भी कोई आए होंगे, तो इनकी लाइफ में अच्छे लोग कौन कौन से आए, इनकी अच्छी यादें क्या थी, उसके ऊपर एक बुक लिखी है, पथ के साथी। पथ बोले तो रास्ता, नहीं पता होगा तो लिख लेना भाई, पर्यायवाची शब्द में, पथ के साथी। अगली, यादें, स्मृति, यादें की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। देखो ये भी यादें, आराम से याद कर सकते हो। तुम्हें पता होगा कि संस्मरण अगर महादेवी वर्मा लिखती है और संस्मरण से रिलेटेड कुछ चीजें आपको मिली, आप तुरंत कर सकते हो। अगर तुमने मेरी बात को आज ध्यान से सुना होगा तो आप आराम से कर सकते हो। और एक लास्ट संस्मरण तुम इनको, तुम्हारा इनका मैं लिखा देता हूं, 1 2 3। और चौथा संस्मरण इनका है मेरा परिवार। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेरा परिवार। मेरा परिवार किसका संस्मरण है? महादेवी वर्मा का। और इन सब में से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पथ के साथी भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यार 4 ही है, याद कर लेना, क्योंकि महादेवी वर्मा छोटी मोटी लेखे का नहीं है, लेजेंड अपने अपने आप में, महान है अपने आप में, तो ध्यान रखना। तो भाई मेरा काम था बताना, हर एक चीज बताइए, ट्रिक से समझाइए। वहां पे तुमने देखा होगा नीरजा, निहार, दीप शिखा, अग्निरेखा, सांध्य गीत, परिक्रमा, आ आ आ आ आ। यहां पे यादें, अतीत, पास्ट, पथ के साथी जो आज तक थे, स्मृति की रेखाएं, यादों की रेखाएं, और मेरा परिवार। अक्सर हम अपनी लाइफ को बनाने के लिए परिवार से दूर हो जाते ना, ये भी परिवार से दूर हो गई थी तभी तो फेमस हुई थी।
एक नॉर्मल लड़की, घर वालों ने बाल उम्र में शादी कराई, शादी करने के बाद अपने ससुराल चले गई और नॉर्मल जिंदगी जीती, तो कौन ही पढ़ता? सारी जिंदगी ऐसी तो जी रहे हैं। हमारी माताएं बहन है, नॉर्मल हम यही करते, ये नॉर्मल हम जीवन जी रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी करी, शादी करी, एक मकान बनाया, अपने 2 बच्चे पाले, यही हमारी एक आम इंसान की जिंदगी होती है। इनको कोई पढ़ता है? इनको हम किताबों में पढ़ रहे हैं। अगर मैं हूं या आप हूं, स्टूडेंट लाइफ में पढ़े, तब टॉपर बनने की सोची, नौकरी करी, एग्जामिनेशन की तैयारी करी, तब नौकरी लगाने की सोची, नौकरी लग गई, फिर शादी की सोचते, शादी हो गई, फिर एक मकान बना दो, 2 बच्चे पालो, उनको पढ़ाओ, बस यही लाइफ होती है काम जीवन की। तो इन लोगों को कोई पढ़ता है? ये आए, मरे, गए, कौन याद कर रहा है? हम मरने के बाद किसको पढ़ रहे हैं? जिन्होंने कुछ समाज में हटके किया होगा, जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए, समाज को बदलने के लिए कुछ किया होगा, उन्हीं को पढ़ा जाता है, वही लोग अमर होते हैं भाई। तभी तो हम इनको पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, मेरा परिवार किसका है? महादेवी वर्मा का है। और महादेवी वर्मा का क्या है? संस्मरण। ठीक है। अच्छा, महादेवी वर्मा का एक कांस्टेबल का पेपर में भी आया था, बहुत पेपरों में आता है, वो है भक्तिन। बस यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, भक्तिन का मुख्य पात्र कौन था या कौन थी? मुख्य पात्र। इसका मेन कैरेक्टर का नाम क्या है? लक्ष्मी। मैं कैरेक्टर का नाम सब जगह नहीं लिखाऊंगा, बट यूकेपीएससी, यूके उस हर कैरेक्टर को पूछेंगे जो कविताएं, कहानियां, उपन्यास हमने कभी एनसीईआरटी में पढ़े होंगे 9th 10th 11th 12th में, ये गारंटेड है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 9th 10th 11th 12th में पढ़ता है, उसकी हिंदी की किताबें अभी भी पकड़ लो, और हिंदी की किताबों में जो जो कवि परिचय है ना, उनको लिख लो, उनको याद कर लो, पैसन फंसेगा। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में नहीं आ रखा था सिल्वर वेडिंग का कैरेक्टर का नाम, या सोदर बाबू करके कुछ आया था? ये भक्तिन वाला नहीं आ रखा था मुख्य कैरेक्टर का नाम? लक्ष्मी। क्योंकि टॉपिक चैप्टर हमने पढ़े कभी। एक वो भी आता है, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, वो हामिद करके रहता है उसका नाम, जो अपनी दादी के लिए चिमटा लेके जाता है मेले से, पढ़ा होगा तुमने। एक उसका कैरेक्टर भी पूछा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र का पढ़ेंगे जब हम, नमक का दरोगा वाला जो पुलिस वाला रहता है, एक उसका कैरेक्टर भी पूछा जाता है। 2 पहलू की कथा पढ़ी थी कभी हमने 9th या 10th में, और झूसी या कुछ रहता है उसका नाम, जिसके बैल बूल रहते, वो मारते हैं उनको, फिर बैल भाग के आ जाते हैं, समथिंग कुछ कहानी थी। तो कैरेक्टर का नाम याद रखना। सारे कैरेक्टर नहीं। आप बोलोगे मेरा परिवार का मुख्य कैरेक्टर कौन है? भाई ये थोड़ा ना आएगा, जो एनसीईआरटी में प्रिंटेड है उनके कैरेक्टर तक याद कर लो। और भक्तिन जो इनकी कहानी है, इसका जो मुख्य कैरेक्टर था, मेन पात्र था, उसका नाम क्या था? लक्ष्मी। तो भक्तिन भी किसका है? महादेवी वर्मा का, याद कर लेना। ठीक है। एक गद्य लिखा है इन्होंने, बुक याद कर लेना, बुक समझ के, और वो है चिंतन के क्षण। तो क्वेश्चन आएगा, चिंतन के क्षण रिटन बाय, तो क्या बोलोगे? महादेवी। चिंतन के क्षण रिटन बाय महादेवी वर्मा। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ? नहीं। और एक लास्ट लिख लो, लास्ट लिख लो, भारतीय का भी अच्छा नाम है, संस्कृति के स्वर। भारतीय संस्कृति के स्वर, ये भी किसका है? महादेवी वर्मा का, भारतीय संस्कृति के स्वर। और भारतीय संस्कृति के स्वर एक निबंध है, तो भारतीय नाम था इसमें, तो मैंने ऐड कर दिया है। ये था महादेवी वर्मा के बारे में आज की पूरी डिटेल। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी और आपको महादेवी वर्मा के बारे में A to Z फैक्ट लिखा दिए। बहुत रेयर चांस है कि महादेवी वर्मा के बारे में आए और इस स्लाइड से ना आए, बहुत रेयर चांस है भाई, फिर तो मुश्किल क्वेश्चन है। हर एक वो चीज बोर्ड पे लिखी गई है, हर एक वो चीज आपको समझाई गई है जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज नोट करें, हर चीज को समझे और उसको रिवाइज करके याद करें। कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैंने नंबर दिया रहता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है। जितना मुझसे होगा मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। बाकी हम भी स्टूडेंट है यार, आप भी स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट। मैं भी सीखता रहता हूँ अपने गुरुओं से, आप भी किसी से सीख रहे हो? अपने गुरुओं से। तो सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं एक ऐसी नई धमाकेदार क्लास में। और कुछ गलती हुई होगी तो हमेशा की तरह माफ़ी मांग रहा हूँ कि गलती को सही कर देना, उस पर बड़ी बड़ा विवाद खड़ा मत कर देना।
क्योंकि आजकल जमाना ऐसा है कि तुम इतनी सी गलती कर दो, बहुत बोलने वाले हो जाएंगे, और तुम इतना भी अच्छा काम कर दो, कोई नहीं बोलेगा। तो गलती होगी तो माफी चाहते, मिलते एक नई क्लास में, तब तक लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना।